पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के मामलात अब उबल के सामने आ रहे हैं। किसी वक्त में कहा जाता था कि सब कुछ ठीक है, ये दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। आज जो एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक कोर कमेटी की मीटिंग के बाद 3 करारदादों का मतन है उसके अंदर, और बाकायदा जिक्र किया गया कि कौन कौन से धड़े हैं जिनके ऊपर अब डिसिप्लिन लागू होना है। बताया गया कि जिन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई है, लोगों के नाम भी मौजूद हैं। तो काफ़ी अंदरूनी हालात ख़राब है। हमारे पास टिक्का खान सानी मौजूद हैं, समा न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव, जो इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। टिक्का खान, बहुत शुक्रिया। ये तो बताइएगा कि ये बहुत सारे एलामिये आते हैं, लेकिन आज का ज़रा गैर मामूली किस्म का एलामिया है। अब तो उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है कि किस टाइप की धड़ाबंदी है और किसके साथ हमने कैसे टैकल करना है। ज़रा अपनी तज्जिया भी दीजिएगा अपना। जी, गो हेड। थैंक यू वेरी मच तलत साहब। सबसे पहले तो ये जब कोर कमेटी बनी और कोर कमेटी के मेंबर्स बनना शुरू हुए और उसके बाद फिर सियासी कमेटी बनी, तो धड़ेबंदी का आगाज़ बुनियादी तौर पे इन 2 कमेटियों की वजह से हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे जो सीनियर अरकान हैं, पार्टी अहदेदारान हैं, अब वो कितने ओहदे बांटे जा सकते हैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक। इसी तरह चूँकि चेयरमैनशिप भी है, सेक्रेटरी जनरल हैं, इसके साथ साथ सियासी कमेटी, कोर कमेटी में भी बेशुमार अरकान जो हैं उनकी ज़्यादा तादाद KPK से है। तो जब शहरियार अफरीदी को शामिल नहीं किया गया, शहरियार अफरीदी का नाम उसमें शामिल करने के लिए सिफारिश की गई, तो 2 से 3 माह लग गए शहरियार अफरीदी का नाम कोर कमेटी में उसकी अप्रूवल होते होते। तो यहाँ से ही थोड़े से वो मेरा अंदाज़ा है कि मुतनफ़र होना शुरू हो गए, और उसके बाद यकीनन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी लोगों ने, तो वो समझते हैं कि कोर कमेटी उनका हिस्सा है। और इसके साथ साथ उसके बाद फिर सियासी कमेटी जब बनी तो उसमें भी बड़े बड़े नाम रह गए, सिर्फ 12 रुकनी सियासी कमेटी बनी। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है उनको कमेटी में तो पहले में शामिल कर लिया गया, लेकिन सियासी कमेटी में उन्हें आउट रखा गया। तो इसमें ज़्यादा हिस्सा जो आज के इख्तलाफात का है ये शेर अफजल मरवत का या उसकी मकबूलियत का, फिर उसकी बढ़ती हुई तनकीद का, उसके ट्वीट्स का अभी इसमें अमल दखल है। और शानदाना गुलजार यकीनन जब शहरियार अफरीदी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ, यानी असम्बली की रुकनीत से। अगर मैं बानी चेयरमैन को रिहा नहीं करवा सकता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो बुनियादी तौर पर तो ये रंजिशें थी सारी उनको नज़रअंदाज करने की, कमेटियों में, पार्टी ओहदों में। इसके साथ साथ चूँकि अपोजिशन में उन्होंने अच्छा, ये भी बताइएगा, ये डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी का जिक्र हो रहा है, ये क्या खिलाफ वर्जियाँ हैं जिसके बारे में अब बाकायदा एलामिये के अंदर तज़किरे हो रहे हैं? क्या खिलाफ वर्जियाँ? व्यूअर की ज़रा याद दहानी तो करवाइएगा। बड़ा अहम सवाल है। एक ही खिलाफ वर्जी है सीनियर क़यादत के ऊपर, पार्टी की जो मौजूदा सीनियर क़यादत है उसके ऊपर तनकीद क्यों की जा रही है सोशल मीडिया में खुलकर। बड़ा नुक्ता ये है, और इसी वजह से पार्टी के अंदर जो यकीनन पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ दूसरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महाज हो जाता है। तो एक आप देख सकते हैं जब शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ पहला डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था तो वो भी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के खिलाफ तनकीद कर। तो अभी जो तनकीद हो रही है वो उसकी नौयत क्या है, वो भी बताइएगा, किस बात पर तनकीद हो रही है? यकीनन अब यही कहा जा रहा है कि जो मरकजी क़यादत है, फवाद चौधरी का अब एक वीडियो बयान आ गया कि तमाम ओहदे लोग इंजॉय कर रहे हैं पार्टी क़यादत। इसके साथ साथ अगर आइनी ओहदे हैं, जैसे उमर अयूब के पास आइनी ओहदा है, सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है सेक्रेटरी जनरलशिप के। इसी तरह जो शिबली फराज हैं वो अपोजिशन लीडर हैं। इसी तरह चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो हैं वो खुद एक चेयरमैन भी हैं। उसके बाद कमेटियां जो बनी पार्लिमानी उसमें भी शेयर नहीं दिया गया। अब कम से कम 9 से 10 कमेटियों में खैबर पख्तूनख्वा के लोग एडजस्ट होना चाहते थे, पंजाब के लोगों को एडजस्ट किया गया। अब आमिर डोगर को चीफ वेब बना दिया गया, पार्लिमानी लीडर बना दिया गया, उसको जरताज गुल को तो शानदाना गुलजार रह गई। यकीनन फिर उन्होंने अलम बगावत तो बुलंद करना था कोर कमेटी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाहते हैं कि हम बानी चेयरमैन से जाके मुलाकात करें। अब सिर्फ 6 लोगों की कमेटी है जो मुलाकात कर सकती है। कल भी मुलाकात है वकला की, इसमें बैरिस्टर गोहर बतौर वकील भी और बतौर चेयरमैन भी मिलते हैं, और इसके साथ साथ उमर अयूब हैं और रऊफ हसन है, इसके साथ नईम पंजोथा और जो उनके भाई हैं इंतज़ार पंजोथा, ये मुलाकात कर सकते हैं। ये कोशिश थी सबकी कि हम भी मुलाकात करें। असद कैसर किसी तरह कामयाब हो गए लोगों की मुलाकातें करवाने में, शानदाना गुलजार भी मिली, बाकी लोग मिली, वो खामोशी से बैठ गए। लेकिन जिनकी मुलाकात नहीं करवाई गई मुसलसल, अब जुनैद अकबर जो है डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे, ये बहुत पहले भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे 2012 में जब MNA थे। जुनैद अकबर जो हैं उन्होंने कोर कमेटी ही छोड़ दी कि हमें बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, दूर रखा जा रहा है।
शेर अफजल मरवत जो है वो भी पार्टी से तकरीबन अलहदा होकर रह गए। उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमें अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ, ये बहुत फैसिनेटिंग डिटेल्स हैं इस पार्टी के बारे में, जिसके लोगों का कहना ये है जी कि जैसे हमारा कप्तान मामलात चलाता है वैसे तो कोई मामलात नहीं चलाता। लेकिन डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू हो रही है। आइंदा 24 घंटे में 1-2 आपको नज़र आ जाएंगे जो बाकायदा कार्रवाई होगी, रुकनीत मुअत्तल होगी। 7 रोज़ के अंदर उनसे बाकायदा जवाब मांगा जाएगा। ना हुआ तो फिर उनकी पार्टी रुकनीत मुस्तकिल भी ख़त्म की जा सकती है। ये अब सीरियसनेस आई है पार्टी में। कोर कमेटी के इजलास के बाद भी एक इजलास हुआ है, वहाँ भी मुशावरत हुई है। तो यूँ एक आगाज़ हो गया है पीटीआई के अंदर, और यकीनन ये आगाज़ जो है पीटीआई में मज़ीद जो है वो क्यास फैलाएगा और पार्टी लीडरशिप के खिलाफ जो है वो नफरत का आगाज़ हो सकता है इस इकदाम से। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये हालात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। आइए नाज़रीन, आपको अब हम कराची लिए चलते हैं। पाकिस्तान का फाइनेंशियल नर्व सेंटर फाका ज़दा हालत में है। अगर आप सिंध बजट में एलोकेशन को देखें तो इट्स अ पिटेंस, बहुत ही छोटी रकम उसके लिए मुख्तस की गई है, बावजूद इसके कि यहाँ से कौमी तौर पर 60% पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। एक्सपोर्ट्स को अगर आप देखें तो 50% एक्सपोर्ट्स जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है। हमारे पास यूनुस डागा साहब मौजूद हैं, रिस्पेक्टेबल एक्स ब्यूरोक्रेट, बहुत अहम पोजीशंस पर रह चुके हैं और इस वक्त वो हेड कर रहे हैं एक मईशत के ऊपर तहकीकाती इंस्टीट्यूट को, उसके चेयरमैन हैं। उनको हम खुशामदीद करते हैं। ढाके साहब, बजट के डॉक्यूमेंट्स जब हम देख रहे थे और आपके जो रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल है उसने भी जो डॉक्यूमेंट जनरेट की, उसके अंदर कराची का हिस्सा बहुत मुन्ना सा नज़र आया। हमें पढ़ने में गलती हुई या क्या? वो कितना हिस्सा है कराची के लिए सिंध बजट में? देखिए, कराची को मुख्तलिफ हिस्सों से मिलते हैं। अगर आप किसी सिंध गवर्नमेंट के अहदेदार से बात करेंगे तो आपके पुलिस के बजट में बताएंगे कि कराची को मिलता है, एजुकेशन के बजट में मिलता है, हेल्थ के बजट में मिलता है। डेफिनेटली ये तमाम सूबाई हुकूमतें देती हैं, सिर्फ कोई सिंध के साथ नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें जो 3rd टियर है, KMC को कराची के जो सिंध के बजट में से 1.1% मिला है, सिर्फ 35 अरब रुपये अगर कहा जाए, और 35 अरब जबकि 3000 अरब का 3056 अरब का पूरा बजट है सूबे का। तो उससे तो फिर या तो आप इस 3rd टियर को ख़त्म कर दें और सारे फिर सूबाई लेवल पे मामलात को हैंडल करें, या फिर अगर 3rd टियर आपने रखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट का, अब जैसे ये सिर्फ कराची के साथ ही नहीं, सिंध की तमाम लोकल गवर्नमेंट्स को सिर्फ 5% शेयर दिया गया, 160 अरब रुपए की सिर्फ ट्रांसफ़र उनको दी जाएंगी। इसके मुकाबले में पंजाब ने 15% ट्रांसफ़र किए हैं। तो अगर पंजाब के मुकाबले में पंजाब के बराबर किया जाए तो फिर KMC को 100-125 अरब रुपए मिलने चाहिए, और अगर KPK जिसने 17.7% लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किए हैं बजट में, तो फिर हमारा कराची का शेयर 125 अरब मिल जाता है KMC को। लेकिन KMC को सिर्फ अभी मिल रहा है 25 अरब रुपए उनको मिल रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक ने ये कई साल पहले, तकरीबन 5-6-7 साल हो गए, उसमें वर्ल्ड बैंक ने बताया था हमें कि कराची में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट 10 अरब डॉलर का है। इसको देखते हुए पिछली जो गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट, तो इमरान खान साहब आए थे कराची में, और मुराद अली शाह साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ बैठे, उन्होंने कराची के लिए 1400 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, जिसको 3 साल में कंप्लीट होना था। मतलब ये कि 2022 में उसको कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन उसमें से कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकी। सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त पानी का है कराची में, K4। अब K4 का मसला सिर्फ 125 अरब रुपए का है, जिसके लिए ना सिर्फ इमरान खान साहब ने भी कहा था कि 3 साल में कंप्लीट करेंगे, बल्कि फिर शहबाज शरीफ साहब जब आए PDM की गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने कहा था 2025 में हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप देखेंगे इस दफ़ा भी 125 अरब की इसकी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ 25 अरब रखे गए हैं वफाकी बजट में भी। लेकिन कराची को क्या ज़रूरत है ये शहबाज शरीफ साहब की या वफाकी हुकूमत की इनायत की? क्या कराची कोई वफाकी टेरिटरी है कि जहाँ पानी के मसले वफाक को हल करे? सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल उससे एक पहलू तय की हुई है, और वो कराची को पानी का मसला पिछले कई सालों से ये गंभीर और दूसरे मामलात भी हैं, कदा कला में दूसरे मामलात भी हैं, चूँकि ज़ाहिर है आप तो उसको बड़ा करीब से देख रहे हैं। जो 90% इश्यूज़ आइडेंटिफाई हुए हैं कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर से अलावा, उनका ताल्लुक मुकामी हुकूमतों के साथ है, उनका ताल्लुक जो है लोकल 3rd टियर मैनेजमेंट के साथ है। तो तरजीहात से फिर आपको क्या पता चलता है कि फिर वर्टिकल इंटरवेंशंस होंगी, जो MNAs हैं या MPs हैं वो कुछ काम करेंगे, लेकिन पैसा तो है नहीं। जो सिंध हुकूमत का मैंडेट है वो तो आया है प्राइमरली रूरल सिंध से, जहाँ पर ज़राअत में हम देख रहे थे काफ़ी पैसे वहाँ पर एलोकेट किए गए हैं ज़राअत में।
तो फिर कराची का मुस्तकबिल इस बजट एलोकेशन से आपको क्या नजर आता है? हाउ विल कराची लुक? देखिए, कराची की जो शिकायतें कह लिया चाहिए, रिजर्वेशंस हैं लोगों की सिंध की हुकूमत से, वो यही है कि चूँकि सिंध की हुकूमत को यहाँ से सीट्स नहीं मिलती तो वो यहाँ पे बजट देने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत शॉर्ट जो साइटेड जिसको कहना चाहिए व्यू है सूबाई हुकूमत का। कराची एक इकोनॉमिक इंजन है, सिर्फ वफाक के लिए नहीं बल्कि सूबे के लिए। सूबे के भी जितने इस वक्त वसाइल हैं अगर हम देखें तो तकरीबन 700-800 अरब रुपए के जो वसाइल हैं वो कराची में उससे आते हैं। एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर से ऐसे जो कि पोर्ट पे लिया जाता है। तो ये उनके भी ये हक में है कि उनके भी ये फेवर में है सूबाई हुकूमत के कि कराची को बस्लिंग रखें, कराची को एक्टिव रखें, कराची को इस तरह मरता हुआ छोड़ के ना वफाकी हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा। वो जिस तरह की सोच रहे हैं कि हमारी इतनी 3.6% की हम ग्रोथ ले लेंगे, ये सब इनके ख्वाब रह जाएंगे अगर कराची इसी तरह के मसाइल में रहा। सूबाई हुकूमत को भी इससे मसाइल होंगे और मेरा अपना ख्याल है कि शॉर्ट टर्म इनकी सोच है कि कराची को उन्होंने सब ने छोड़ दिया है क्योंकि वफाकी हुकूमत का सारा इंटरेस्ट पंजाब में है और हमारी सूबाई हुकूमत का अंदरूनी सिंध सारा इंटरेस्ट है। तो वो कराची को छोड़ के वो समझते हैं कि इकॉनमी तरक्की कर लेगी, इसी तरह इनको फंड्स मिलते रहेंगे। मेरा ख्याल है इनको बड़े मसाइल होंगे आगे जाके, नॉट ओनली इकॉनमी को भी, क्योंकि कराची को जिस तरह अब कराची से बहुत ज़्यादा कैपिटल फ़्लाइट होना शुरू हो गया है। दुबई में भी जा रहा है, वो मलेशिया में भी जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा है। तो ये मुल्क के लिए कहीं से भी बेहतर नहीं है कि कराची को इन हालात में छोड़ के और वफाकी हुकूमत भी छोड़ दे के 4 का वादा करके, और सूबाई हुकूमत भी ये जो इनके ट्रांसपोर्ट वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं वो पता नहीं कई सालों से चले आ रहे हैं और वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे। तो कराची को अगर, और ख़ास तौर पर आप देखें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो रही है कराची में, उससे आपकी जॉब क्रिएशन नहीं हो रही और जॉब क्रिएशन ना होने की वजह से आपके लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो रहे हैं। जो क्राइम सिचुएशन इस वक्त स्ट्रीट क्राइम कराची में बढ़ने की एक वजह यह भी है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो इस तरह अगर ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल रहेगी, आपकी यहाँ से इंडस्ट्रीज जाती रहेंगी, बहुत सी इंडस्ट्री पंजाब भी जा रही हैं, तो ये सारी जो सिचुएशन है मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। और ख़ास तौर पे सूबा सिंध की हुकूमत को बहुत ओनरशिप की ज़रूरत है। आप देखें पंजाब की हुकूमत किस तरह ओनरशिप करती है अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उस तरह की ओनरशिप की ज़रूरत है। जिस तरह दूसरे शहरों को ओनरशिप मिलती है उनकी सूबाई हुकूमतों की तरफ से, उसी तरह की हुकूमत। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो पहले बात की वो मेरे ख्याल में मैं उससे कनेक्ट करना चाहूँगा कि ये आम शहर नहीं है और ये सूबाई मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी का इंजन है। और हम GHQ से लेकर और आसिफ अली जरदारी साहब के ईवान सदर तक हम एक ही बात सुनते हैं। बीच में प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, इकोनॉमिस्ट भी मौजूद है, वो सब यही कहते हैं जी कि पाकिस्तान का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मसला इकॉनमी है। और अगर नंबर 1, 2, 3 मसला इकॉनमी है और इकॉनमी का इंजन कराची है और कराची की हालत ये है जो आप बता रहे हैं, तो ओनरशिप तो फिर हर तरफ से आनी चाहिए ना, कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए, हर तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि कराची वफाक को भी इसी तरह अपने वसाइल देता है टैक्स के, जिस तरह सूबे को देता है, और इन सब के मफाद में है। मईशत का कोई भी प्लान कराची के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और कराची को जिस तरह उन्होंने, अभी तक मैंने नहीं देखा कि वफाकी हुकूमत की किसी भी प्रेस रिलीज़ में या इन्होंने जो प्रेस टॉक्स किए हैं उसमें किसी में आपने नहीं सुना होगा कि हमारे जो प्लानिंग के या फाइनेंस के लोग हैं या मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कोई कराची के बारे में बड़ा कोई ज़बरदस्त अपने आइडियाज़ बताए हों कि जी इस तरह उन्होंने प्लान किया। और सूबाई हुकूमत तो खैर तकरीरों की हद तक तो बहुत अच्छी तकरीर उन्होंने की। ख़ास तौर पे पिछले हमें इलेक्शन ईयर के अंदर कहा गया कि बस कराची के लिए बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जब हमने उनके देखा कि कराची के लिए पिछले साल की निस्बत ADP में भी फंडिंग कम कर दी गई है, तो ना सिर्फ ये कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र KMC को भी नहीं मिल रही है बल्कि तरक्याती मनसूबों में भी फंडिंग की कमी है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए दोनों हुकूमतों को कि कराची को उस तरह छोड़ने से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। चलते चलते हम ये भी बात करते हैं ढाका साहब और व्यूअर्स के लिए भी कि मैं टोक्यो जब गया तो वहाँ पर उसकी स्काईलाइन बड़ी मुतासर कुन है। तो वहाँ पर बैठ के मैंने जब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मुकामी हुकूमत के, उनसे पूछा कि स्काईलाइन ये कौन डिज़ाइन करता है, ये इन्वेस्टर कौन लाता है, $500 बिलियन की बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उसने कहा जी सारी लोकल हुकूमत करती है, इसमें मरकज़ को पता भी, सारी लोकल हुकूमत करती है, इन्वेस्टर लोकल हुकूमत लेके आ रही है, ये स्काईलाइन हम खुद बना रहे हैं, शहर को साफ हमने खुद रखा हुआ है, पानी का इंतज़ाम हमारे पास है, लेकिन ओनरशिप जाहिर है वो सबकी साझी है। काम 12 लोकल लोग करते हैं, जिसके लिए आपने बताया कि वी हैव एलोकेटेड अ पिटेंस।
और ख़ास तौर पे जब अब मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, तो उसको इंकरेज करना चाहिए सूबाई हुकूमत को कि वो कामयाब हो। जी, दैट्स अनदर एडिशनल इंसेंटिव। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी।